नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को लेकर एक जरूरी जानकारी। दोस्तों, आप सभी को पता है जो भी सीनियर सिटीजन है जिसकी एज 60 से ज्यादा है वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश कर सकता है। यानी अगर आप एक रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है तो आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश कर सकते हैं। मैक्सिमम आप इसमें 30 लाख रुपए जो है वो जमा कर सकते हैं। मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 30 लाख रुपीस। और कितना ब्याज आपको यहां पर मिलता है? 8.2% का ब्याज मिलता है। लेकिन इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसको आपको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम यहां पर आ जाते हैं एलिजिबिलिटी पे। तो यहां पर एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपके पास कुछ कंडीशन होगी एलिजिबिलिटी को लेकर, यानी कौन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश कर सकता है। रेसिडेंट होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिविजुअल होना चाहिए, 60 साल या उससे ज्यादा आपकी एज होनी चाहिए। अब यहां पर अगर आप लास्ट कंडीशन देखेंगे, यह कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए, कंडीशन क्या कहती है कि अगर कोई इंडिविजुअल है यानी सीनियर सिटीजन है, अगर कोई सीनियर सिटीजन है जिसकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है, वो चाहे तो खुद के नाम से अकाउंट खुलवा सकता है या फिर वो जॉइंटली भी अपनी स्पाउस के साथ अकाउंट खुलवा सकता है। यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में चाहे तो आप अपने नाम से, अगर कोई ए है वो अपने नाम से अकाउंट खुलवा सकता है, या फिर ए और बी दोनों मिलकर भी जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब जॉइंट अगर आप खुलवाते हैं तो उसमें एक और कंडीशन दी गई है, होल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, यानी 100% जो भी 30 लाख रुपए आपने इसमें डिपॉजिट किए हैं, 30 लाख रुपए आपने जॉइंट अकाउंट में डाले हैं, इस जॉइंट अकाउंट में ये 30 लाख किसके रिलेटेड माने जाएंगे? फर्स्ट अकाउंट होल्डर के। यानी ये जॉइंट अकाउंट है, ये फर्स्ट होल्डर हो गया आपका और ये हो गया आपका सेकंड होल्डर। और इस जॉइंट अकाउंट के अंदर अगर आपने 30 लाख रुपए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश किया है तो ये सेकंड होल्डर के नहीं बल्कि फर्स्ट होल्डर के माने जाएंगे। अब यहां पर आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले जरूरी जानकारी, आईटीआर फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 8799144520 पर। इस पर आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से बात करके आईटीआर फाइलिंग की सर्विस ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जिन लोगों को आईटीआर फाइल करवाना है वही जो है वो हमें कॉल या व्हाट्सएप करके इस नंबर पे या दिए गए नीचे नंबर पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके आईटीआर फाइलिंग की सर्विस ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मिला बड़ा फायदा। क्या फायदा आपको मिला है ये समझते हैं। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप चाहें तो इंडिविजुअल अकाउंट खुलवा सकते हैं, खुद के नाम से अकाउंट खुलवा सकते हैं सिंगल, या फिर ज्वाइंटली अकाउंट खुलवाएंगे तो ध्यान रखिएगा स्पाउस के साथ ही आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और स्पाउस की कोई भी एज लिमिट यहां पर क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। जो फर्स्ट होल्डर है उसका यहां पर 60 साल से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन जो सेकंड होल्डर होगा उसकी कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं है, यानी वो 60 से कम भी हो सकती है। जो हमारी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, होल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, यानी जितना भी पैसा, मैक्सिमम आप 30 लाख रुपया इसमें निवेश कर सकते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। जितना भी पैसा यहां पर डिपॉजिटेड है जॉइंट अकाउंट में, ये फर्स्ट होल्डर अकाउंट का माना जाएगा। यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी जो भी पैसा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में है वो फर्स्ट होल्डर का माना जाएगा, ना कि सेकंड होल्डर का। यानी कहने का मतलब यह है, अगर कोई फर्स्ट होल्डर अकाउंट है तो उस केस में 100% ओनरशिप किसकी होगी? फर्स्ट होल्डर की होगी। इंटरेस्ट जो भी मिलेगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, टैक्स किस पर आएगा? फर्स्ट होल्डर पर आएगा। 80C के अंदर अगर आपको बेनिफिट मिलता है ओल्ड टैक्स रिजिम में 1.5 लाख रुपए का, ये भी फर्स्ट होल्डर को ही मिलेगा। और जो भी मैच्योरिटी का पैसा आएगा वो भी फर्स्ट होल्डर का माना जाएगा। यानी कि जो भी टैक्स इंप्लीकेशन होगी, ओनरशिप होगी, जो भी रिस्क होगा वो फर्स्ट होल्डर का माना जाएगा। सेकंड होल्डर की ना ही कोई ओनरशिप होगी, जो भी सेकंड होल्डर होगा उसकी कोई ओनरशिप नहीं है, भले ही उसने फंड भी इन्वेस्टमेंट क्यों ना किया हो। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में चाहे ए और बी इन दोनों ने 15-15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो उस केस में ये पूरे के पूरे 30 लाख रुपए अगर आपके ज्वाइंट अकाउंट है
तो ये फर्स्ट होल्डर का ही माना जाएगा। लॉ के अंदर साफ साफ कहा गया है, यानी ए का माना जाएगा, बी का नहीं माना जाएगा। ओनरशिप जो होगी वो ए की मानी जाएगी, इस पर जो ब्याज मिलेगा वो भी एक्स को टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहां पर इंटरेस्ट आपका टैक्स नहीं होगा सेकंड होल्डर को, ना ही कोई बेनिफिट मिलेगा, एटीसी का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहां पर जो सेकंड होल्डर है वो किस पर्पस के लिए, सिर्फ सक्सेशन पर्पस के लिए और सर्वाइवर पर्पस के लिए, कि अगर फर्स्ट होल्डर की अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में जो भी पैसा है वो सेकंड होल्डर को दे दिया जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जो भी स्पाउस है सेकंड होल्डर जो भी हो रहा है, भले ही वो उसका कंट्रीब्यूशन क्यों ना हो, वो यहां पर इग्नोर कर दिया जाएगा। तो ये लॉ के अंदर साफ साफ कहा गया सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर कि जो भी पूरा डिपॉजिट है जॉइंट अकाउंट के अंदर वो फर्स्ट होल्डर का माना जाएगा। नेक्स्ट इसमें यहां पर अब बात आती है कि जो ब्याज मिल रहा है, जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है जॉइंट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर, अब ये ब्याज किसके पर टैक्सेबल होगा, फर्स्ट होल्डर पे टैक्सेबल होगा। तो सवाल ये आता है कि अगर जो सेकंड होल्डर है, स्पाउस है, जो सेकंड होल्डर है वो भी इसमें यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रही है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, तो क्या यहां पर क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होगा, क्लबिंग प्रोविजन यहां पर अट्रैक्ट नहीं होगा। यह ध्यान रखिएगा, क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होगा। अगर हस्बैंड ने अपने स्पाउस के नाम से अगर पैसा इन्वेस्टमेंट किया है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर, तो उस केस में क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लॉ के अंदर, स्टैच्यू के अंदर साफ साफ कहा गया कि इनकम जो एलोकेट होगी वो फर्स्ट होल्डर को होगी और सीनियर सिटीजन जो लॉ है वो हमेशा ओवरराइड कर जाएगा। तो यहां पर ओनरशिप इनकम जो है वो फिक्स कर दी गई है लॉ के अंदर फर्स्ट होल्डर में, इररिस्पेक्टिव किसका पैसा इन्वेस्टमेंट है, चाहे हस्बैंड का पैसा हो, वाइफ का पैसा हो, क्लबिंग प्रोविजन यहां पर अट्रैक्ट नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर डिस्क्लेमर भी हमने दिया है, ये वीडियो हम बना रहे हैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। आपको अपने कंसल्टेंट से, जो भी आपका सीए है, टैक्स कंसल्टेंट है, उससे बात करने के बाद ही कोई एक्शन आपको लेना है। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसे आप टैक्स प्लानिंग यहां पर कर सकते हैं। तो ये है एग्जांपल हमारा। मान लीजिए अगर कोई हस्बैंड है, जैसे कि ए हस्बैंड हो गया, इसकी पेंशन इनकम भी थी, एफडी का ब्याज भी था, सेविंग का ब्याज भी था। ये ए जो है, हस्बैंड जो है वो 30% की स्लैब में फॉल कर रहा है। हस्बैंड जो है वो 30% की स्लैब में आ रहा है, उसे 30% टैक्स देना है। यानी अगर उसका 20 लाख रुपया है तो 10 लाख अगर कम कर दे ओल्ड टैक्स रिजिम में, तो बाकी के 10 लाख पर इसे 30% टैक्स रेट देना होगा, प्लस 4% सेस का लगेगा। अब हस्बैंड अगर इन्वेस्टमेंट करता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, हस्बैंड की एज जो है वो 60 के प्लस हो गई है, हस्बैंड हो गया सीनियर सिटीजन, और वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करना चाहता है, तो वो या तो उसने खुद का अकाउंट खोल दिया है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, जाकर खुद का अकाउंट खोल दिया है, सिंगल अकाउंट खोला है, ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोला है, या उसने जाकर ज्वाइंट अकाउंट भी खोला है लेकिन एज ए फर्स्ट होल्डर, सेकंड होल्डर नहीं बन रहा। तो इस केस में क्या होगा, 30 लाख जो भी उसने इन्वेस्टमेंट किए, 8.2% ब्याज दर अभी चल रही है, तो इस केस में 2,46,000 हर साल जो इंटरेस्ट होगा वो उसकी टैक्स लायबिलिटी में यानी टोटल इनकम में ऐड हो जाएगा, और उस पर टैक्स अगर 30% मान के चले, 4% सेस मान के चले, तो 76,750 का टैक्स उसे जो है वो यहां पर देना पड़ जाएगा। तो हस्बैंड अगर सिंगल खुद का अकाउंट खुलवाता है या ज्वाइंट अकाउंट खुलवाता है एज ए फर्स्ट होल्डर, तो उसे यहां पर 76,750 का टैक्स जो है वो सरकार को देना होगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन जैसे कि हमने वो लाइन बताई थी आपको कि पूरा का पूरा डिपॉजिट सेकंड होल्डर का नहीं माना जाएगा, फर्स्ट होल्डर का माना जाएगा। अगर उसके बेसिस पर अगर चलेंगे तो हस्बैंड ने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है ज्वाइंट अकाउंट में, खुद का अकाउंट नहीं खुलवाया, ज्वाइंट अकाउंट, और फर्स्ट होल्डर बना दिया है अपनी स्पाउस को। हस्बैंड ने क्या किया कि फर्स्ट होल्डर जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया, फर्स्ट होल्डर किसको बनाया, स्पाउस को। स्पाउस की कोई भी इनकम नहीं थी, नो इनकम, जीरो इनकम, तो यहां पर टैक्स रेट क्या होगा इनका, 0। और खुद को बना दिया सेकंड होल्डर, ध्यान रखिएगा ज्वाइंट अकाउंट आपको खुलवाना कंपलसरी है, और हस्बैंड ने खुद को बना दिया सेकंड होल्डर। अब यहां पर आप पूरा का पूरा 76,750 का टैक्स बचा सकते हैं, क्लबिंग प्रोविजन यहां पर अट्रैक्ट नहीं होगा। 5 साल के लिए आप इस स्कीम में निवेश करते हैं तो अराउंड 3,83,000 का टैक्स आपका बच जाता है, 12.5 लाख रुपए तक का ब्याज आपको इसमें
छूट मिल जाती है। तो ये टैक्स प्लानिंग यहां पर जो है वो की जा सकती है, बिकॉज यहां पर आपका क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होगा। जो वर्ड हमने आपको बताया था उसके बेसिस पर यहां पर जो वाइफ है उसके अंदर ये 2,46,000 इनकम दिखाई देगी, और ये क्योंकि 3 लाख से कम है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से, तो यहां पर लगेगा 0 टैक्स। और वहीं पर यहां पर आप जो है 76,750 का टैक्स जो है वो बचा सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप ज्वाइंट अकाउंट करते हैं तो यहां पर साफ साफ दिया गया है होल अमाउंट, पूरा का पूरा जो पैसा डिपॉजिट है, चाहे फर्स्ट होल्डर ने डाला है, चाहे इसमें सेकंड होल्डर ने डाला है, फर्स्ट होल्डर ने डाला, सेकंड होल्डर ने डाला, किसी ने भी डाला है, पूरा का पूरा पैसा किसका माना जाएगा? फर्स्ट अकाउंट होल्डर का माना जाएगा। जॉइंट अकाउंट है तो एग्जांपल के थ्रू अगर आप समझेंगे तो यहां पर जो हस्बैंड है उन्होंने जॉइंट अकाउंट खुलवाया, फर्स्ट होल्डर किसको रखा? अपनी स्पाउस को, और खुद हो गए सेकंड होल्डर। पैसा किसका लग रहा है? हस्बैंड का लग रहा है 30 लाख रुपए। अगर वो खुद जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं, फर्स्ट होल्डर होते हैं, सिंगल खुद का अकाउंट होता, तो उस केस में 2,46,000 पर ये टैक्स देना पड़ता। लेकिन क्योंकि यहां पर जो फर्स्ट होल्डर है वो उनकी स्पाउस है, तो ये जो 30 लाख है वो स्पाउस के माने जाएंगे, और ये 76,000 का आप टैक्स जो है वो बचा पाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को लेकर। यहां पर साफ साफ क्लियर कहा गया है, कोई भी पैसा डाल रहा है, हस्बैंड डाल रहा है या स्पाउस डाल रही है उसकी, इससे कोई मतलब नहीं करता। पूरा का पूरा डिपॉजिट जो है वो फर्स्ट होल्डर का ही माना जाएगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर। अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो ये एक आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, यहां पर क्लबिंग प्रोविजन आपका अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर साफ साफ यहां पर कह दिया जो ओनरशिप होगी, जो इनकम होगी, जो टैक्स कंप्लायंस है वो फर्स्ट होल्डर को यहां पर करने पड़ेंगे। एटीसी का भी जो बेनिफिट है वो फर्स्ट होल्डर को ही यहां पर दिया जाएगा। सेकंड होल्डर को कोई बेनिफिट यहां पर नहीं मिलेगा, ना ही कोई बेनिफिट मिलेगा, ना ही कोई टैक्सेबिलिटी सेकंड होल्डर पर यहां पर आती है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।